कलेश 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 पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पर कलेश चल रहा है। कहीं पर अमेरिका और इजराइल के बीच में कलेश शुरू हो चुका है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। एंड कहीं पर इंडियन गवर्नमेंट और टेलीग्राम के बीच में कलेश चल रहा है जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। बात करेंगे खैर इनके बारे में आगे चल के, लेकिन एक कलेश यहां पर एआई के साथ भी चल रहा है। सोचो, क्या कोई आदमी एआई के साथ कलेश कर सकता है? कर सकता है। हमारे मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। तो ट्रंप के सामने इंटरनेशनल डंका बजवाने के बाद अब मोदी जी ने एआई पर भी इंटरनेशनल डंका बजवाना शुरू कर दिया। क्लॉड जो कि एक एआई टूल है एंड काफी ज्यादा नोन है, इसकी पेरेंट कंपनी एंथ्रोपिक, इसके फाउंडर एंड सीईओ दारियो अमोदी, इन्होंने कहा है कि भारत में हुआ एआई समिट जो पूरी तरीके से अव्यवस्थित था। सभी को अचानक मंच पर बुलाया गया, किसी को भी कहीं भी खड़ा कर दिया गया और फिर सभी को कहा गया कि एक दूसरे का हाथ पकड़िए। G7 डंके के बाद एआई में भी मोदी जी का डंका बज रहा है ना यहाँ पे। अब ये बात दारियो मोदी ने ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में बोली है एंड बकायदा मोदी जी के ऊपर 2 बार हंसाए दारियो मोदी। आज ही बैन करवाओ मोदी जी क्लाउड को। There was a moment at India's AI summit where you and Sam Altman appeared to refuse to hold hands on stage. What happened there? What happened is that the summit was extremely disorganized. We all came up at the last minute and they changed the order in which we were standing, and then they took a picture of us and then they ordered us all to hold hands. It's Narendra Modi up there suddenly telling everyone to hold hands. कल मोदी जी ने फ्रांस में एआई को एक नया फुल फॉर्म दिया है, ऑल इंक्लूसिव। लेकिन इस बेइज्जती को देखने के बाद मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी इसको आप रीनेम कर दो, ऑल इंसल्ट कर दो यहां पे इसको। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि शायद क्लॉड बैन हो जाएगा या फिर दारियो मोदी को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि दारियो अमोदी के नाम में भी मोदी आता है। अब देखो, दारियो मोदी ने इंडियन एआई समिट के लिए ये बात बोली है एंड साथ में दारियो मोदी ने अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए और कंट्रीज के बारे में भी सेम बात बोली है। पूरा क्लिप भी आपको एक बार सुनाना चाहता हूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि बीजेपी क्या कह रही है, लेकिन फिर भी दारियो अमोदी जो बात बोल रहे हैं उसको प्रूव करूंगा आपके सामने क्योंकि कहानी में है एक ट्विस्ट। What happened is that the summit was extremely disorganized. We all came up at the last minute and they changed the order in which we were standing, and then they took a picture of us and then they ordered us all to hold hands. You know, if you've ever been to one of these summits, I'm not saying anything bad about India in particular, but all of these kind of international type summits that have heads of state are super disorganized. Okay, but everyone else held hands. Come on. Look, I don't know what to tell you. Okay, there was Narendra Modi up there suddenly telling everyone to hold hands. अब इस पूरी क्लिप में दारियो मोदी कह रहे हैं कि और कंट्रीज के एआई समिट भी डिसऑर्गेनाइज ही होते हैं, वो इंडिया को अटैक यहां पर नहीं कर रहे। फिर भी मोदी जी के ऊपर तो हंस रहे हैं ना दारियो मोदी। दारियो मोदी की ये बात बोलने से कि और कंट्रीज में भी ऐसे डिसऑर्गेनाइज होते हैं, ये फैक्ट चेंज नहीं हो जाता कि इंडिया का टेक समिट, एआई समिट जो था वो पूरी तरीके से डिसऑर्गेनाइज था एंड मोदी के ऊपर हंस रहे हैं दारियो मोदी। अब बीजेपी इसके ऊपर क्या कह रही है? अमित मालविया आईटी सेल के हेड है, ये कह रही है कि कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम जो है एडिटेड क्लिप दिखा रहा है। दारियो मोदी ने एक्चुअली में इंडिया को यहां पर सिंगल आउट नहीं किया है और इंडिया को अटैक नहीं किया है, उन्होंने सारी कंट्रीज का नाम लिया है। बट भाई इंक्लूड तो इंडिया को भी किया गया है एंड एज पर अमित मालविया का लॉजिक दारियो मोदी सही बोल रहे हैं, दारियो मोदी झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अमित मालविया दारियो मोदी की बात को रिफ्यूज नहीं कर रहा है यहां पर, बस ये कह रहा है कि ये तो सारी कंट्रीज के लिए बोला है दारियो मोदी ने। ऑल्सो अमित मालविया कह रहे हैं कि कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम ऐसी बातें कर रहे हैं, बट यहां पर कहानी का ट्विस्ट अभी दिखाऊंगा आपको। लेकिन इस टाइम का सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया हमारे एआई समिट पे हंस रही है एंड 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 महीने बाद भी यहां पर बैठकर लोग हंस रहे हैं। लाफिंग स्टॉक बन चुका है इंडिया का एआई समिट, और क्यों नहीं बनेगा भाई? चाइनीज कुत्ता लेकर के आए थे यहां पर, ये लोग भूल गए आप लोग। ऑल्सो दारियो मोदी जो बात बोल रहे हैं उसको ये लोग झुटला ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर आपको याद दिलाना चाहता हूं ऐसी ही सेम तरीके की बात सैम ऑल्टमैन ने भी करी थी उस एआई समिट के जस्ट बाद। On the thing on stage, I didn't know what was happening. I was confused, when he grabbed my hand and stood up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. I thought it was the open call. It was. सैम ऑल्टमैन ने अगले दिन कहा था, वी डिडंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एकदम से मोदी जी ने हमारा हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया एंड सब लोग क्लूलेस थे वहां पर। एंड यही सेम बात यहां पर दारियो मोदी बोल रहे हैं कि डिसऑर्गेनाइज्ड इवेंट था, एकदम से हमारा हाथ उठा करके मोदी जी ने खड़ा कर दिया एंड मोदी जी के ऊपर सब लोग यहां पर मिलकर हंस रहे हैं। हो गया ना इंटरनेशनल डंका। ऑल्सो फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, जिस टाइम पर हाथ उठाया मोदी जी ने एकदम से, सैम ऑल्टमैन की शक्ल आपको नजर में आएगी। सैम ऑल्टमैन पूरी तरीके से वहां पर ऑकवर्ड हुआ पड़ा था, जिससे साफ
साफ पता चल रहा था कि इसको नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं नेक्स्ट मोमेंट में। डिसऑर्गेनाइज प्रो मैक्स। अब देखो इस बात में कोई गड़बड़ी यहां पर नहीं है कि हमारा पहला एआई समिट एक डिसऑर्गेनाइज समिट था, लेकिन इसको ये बात दिखाने में गड़बड़ी है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा इवेंट कर दिया है आज तक का, एआई में बहुत बड़ा काम कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डेफिनेटली इवेंट हुआ था, इवेंट के अंदर फ्लॉज थी और इन बातों को एक्सेप्ट करके अगला एआई इवेंट अच्छा होगा ये भी कहा जा सकता था। बट यहां पर कहानी थोड़ी सी उल्टी बहती है, हर चीज में बस क्रेडिट खाना है इनको। अब इंटरेस्टिंगली जिस टाइम पर एंथ्रोपिक के सीईओ ये सब बातें बोल रहे थे, उस टाइम पर मोदी जी विवाटेक नाम का एक इवेंट अटेंड कर रहे थे फ्रांस में। एंड विवाटेक इवेंट बेसिकली यूरोप का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप का इवेंट होता है। लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी के इवेंट में थे कल मोदी जी। अब एक तरफ मोदी जी यूरोप का लार्जेस्ट टेक इवेंट अटेंड कर रहे थे, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर टेक एप्स को बैन किया जा रहा है। एंड आपको याद होगा टेलीग्राम को 22 तारीख तक बैन किया गया। बट इसके पीछे भाई एक बहुत ट्विस्टेड एंगल सामने आया है जिसको देखकर आप लोग चौंक जाओगे। क्या मोदी जी ने टेलीग्राम के ऊपर बैन एक्चुअली में पेपर लीक को बचाने के लिए लगाया है या फिर अपने पूंजीपति दोस्तों को हेल्प करने के लिए लगाया है? ये क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा हो चुका है क्योंकि डिटेल्स ऐसी सामने आ रही है। टेलीग्राम के ऊपर बैन लगाया गया। उसके बाद पावेल दुवरो जो कि टेलीग्राम के फाउंडर है, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को मुंह की सुनानी यहां पर शुरू कर दी। सबसे पहले उनका कहना है कि इस ऐप को बैन करना मतलब 150 मिलियन प्लस यूजर्स जो है उनको पनिश करना होगा। एंड इसको बैन करने से लीक नहीं रुकने वाला, बस लीक इस ऐप से शिफ्ट होकर किसी और ऐप पे चला जाएगा। इसी के साथ पावेल दुवरो का एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर लिखते हैं, द डिसीजन टू बैन टेलीग्राम इन इंडिया लुक्स मोर लाइक अ वे टू हेल्प व्हाट्सएप प्रोटेक्ट इट्स मार्केट share than a legitimate regulatory action that can fix anything. Hopefully it will be reconsidered as soon as possible. पावेल दुवरो यहां पर ये कह रहे हैं कि टेलीग्राम के ऊपर ये बैन इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि इनको पेपर लीक को रोकना है। एक्चुअली में व्हाट्सएप के मार्केट शेयर को इनको बचाना है। एंड इस बात में फैक्ट हो सकता है। अब देखो इसके पीछे की छोटी सी कहानी आपको समझाना चाहता हूं। व्हाट्सएप जो है वो मेटा ओन करती है एंड सेम मेटा जो है वो रिलायंस जियो का भी 10% के आसपास ओन करती है। रिलायंस जियो को कौन ओन करता है? अंबानी फैमिली ओन करती है। एंड आगे के डॉट्स को आप खुद कनेक्ट कर लो, क्यों मोदी जी यहां पर टेलीग्राम को बैन कर रहे होंगे खुद ही समझ लो। इनफैक्ट पावेल दुवरो का एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। डायरेक्टली रिलायंस का नाम यहां पर लिया जा रहा है। यहां पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि रिलायंस जो है वो यूजर्स तक टेलीग्राम को पहुंचने नहीं दे रही, टेलीग्राम का एक्सेस जो है उसको ब्लॉक कर रही है, वो भी इलीगल तरीके से। अगेन यहां पर ये बात पॉइंट आउट करी हुई है कि रिलायंस को मेटा यहां पर को ओन करता है। अब हालांकि रिलायंस को नहीं करता, लेकिन रिलायंस जियो को यहां पर को ओन करता है मेटा। एंड हो सकता है इसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़े लेवल का स्कैम है भाई। मतलब मोदी गवर्नमेंट टेलीग्राम ऐप को बैन कर रही है ये दिखाने के लिए कि हम पेपर लीक रोक रहे हैं, बट एक्चुअली में यहां पर अंबानी फैमिली को हेल्प करी जा रही है। क्या चल रहा है? बट गेस व्हाट, इसके ऊपर भी हमारे को कभी भी कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि यार इनको मोदी जी का डंका बजाने से फुर्सत नहीं है। ऑल्सो टेलीग्राम ऐप जम करके खिल्ली उड़ा रही है मोदी सरकार की। केस तो चला ही गया हाई कोर्ट में, साथ में ट्वीट्स के ऊपर रिप्लाई कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो शट डाउन ऑल द शॉपिंग मॉल्स सिंस देयर माइट बी अ थेफ्ट इन वन ऑफ देम। ऑल्सो टेलीग्राम के ऑफिशियल हैंडल से लिखा जा रहा है आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट सॉलिड फूड को भी बैन कर दी, क्योंकि सॉलिड फूड से चोकिंग का खतरा यहां पर रहता है। यू आर नॉट एन एडल्ट, यू आर अ बेबी, ईट बेबी फूड। लगातार मोदी गवर्नमेंट की खिल्लियां यहां पर उड़ाई जा रही है, बज रहा है ना डंका। अब मोदी सरकार ने टेलीग्राम 22 तारीख तक बैन किया हुआ है। 21 तारीख को नीट का रीटेस्ट यहां पर है और बच्चे जो हैं पूरी तरीके से परेशान है क्योंकि टेलीग्राम बच्चे यूज करते थे। देखो जिनको नहीं पता है, टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही होता है, लेकिन व्हाट्सएप से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। तुम लोग हैवी फाइल्स एक दूसरे को भेज सकते हो, अपनी बड़ी कम्युनिटीज बना सकते हो। टेलीग्राम पर बाकायदा लोग चैनल्स यहां पर बनाते हैं एंड उस चैनल से कई लोगों से कम्युनिकेट एक बार में करते हैं। ये सब चीजें तुम व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से टेलीग्राम जो है लगातार पॉपुलर होता चला जा रहा है। काफी बेटर मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम। जैसे व्हाट्सएप को तुम सिर्फ फोन से एक्सेस कर सकते हो, अगर लैपटॉप से एक्सेस करना भी है तो फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्सेस कर पाओगे। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता। टेलीग्राम में तुम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो एंड किसी भी डिवाइस से अपनी चैट्स को वहां पर रिट्रीव कर सकते हो। ये सब बोलने के लिए टेलीग्राम वालों को मुझे थोड़े से पैसे यहां पर देने चाहिए, बट बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ट्वीट करके यहां पर बता रहे हैं कि नीट पीजी के नोट्स, वीडियोस, बहुत सारा स्टडी मटेरियल सब टेलीग्राम पर उनको मिल रहा था, लेकिन अब टेलीग्राम के ऊपर यहां पर बैन लगा दिया गया है। इनफैक्ट एक बंदे ने यहां पर मोदी सरकार को और एक्सपोज कर दिया। व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ फाइलें भेजी गई है, री नीट केमिस्ट्री, री नीट फिजिक्स, री नीट बायोलॉजी। यहां पर एक तरीके से पेपर लीक को मॉक करने की कोशिश करी गई है
एंड ये सब मैसेजेस जा रहे हैं। और इनको देखकर ये बात समझ में आती है कि अगर पेपर लीक होना है तो व्हाट्सएप के ऊपर भी हो सकता है। इनफैक्ट इस बार भी जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए व्हाट्सएप का भी यूज किया गया था। तो आखिरकार व्हाट्सएप को बैन क्यों नहीं किया गया, सिर्फ टेलीग्राम को यहां पर बैन क्यों किया जा रहा है? और अगर सिंगल आउट करके सिर्फ टेलीग्राम को यहां पर बैन किया जा रहा है तो इसको फालतू में पेपर लीक से बचाने के लिए क्यों नाम दिया जा रहा है? एंड मान के चलो अगर ऐसा सीन है और पावेल दूरोव सही बोल रहे हैं तो ये टेलीग्राम के ऊपर जो बैन है ये 22 तारीख से भी एक्सटेंड यहां पर किया जाएगा। एंड तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी के साथ एक और कलेश की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। यूएस ईरान के बीच में पीस डील हो चुकी है एंड शायद हो ही जाएगी, इस बार कोई गड़बड़ ना हो, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन अब ऐसा लग रहा है यूएस और इजराइल के बीच में लड़ाइयां शुरू हो चुकी है। जेडी वैंस ने इजराइल की कैबिनेट के ऊपर यहां पर अटैक किया और ये कहा है कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अटैक करना बंद करें। एक तरीके से इशारा किया जा रहा है कि हमारी पीस डील को फॉलो करो, नहीं तो हम तुम्हारे अगेंस्ट भी मोर्चा खोल देंगे। Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. ओ हो रूबिका जी, इसको कहते हैं लाल आंख दिखाना। जेडी वैंस रिप्लाई दे रहे उन लोगों को जो कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पीस डील को टारगेट कर रहे हैं। एंड कौन है ये लोग? ये हैं बीबी के कैबिनेट के लोग, जेडी वैंस खुद यहां पर बता रहे हैं। एंड पहला रिप्लाई ये दिया जा रहा है कि इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अमेरिका ही तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा औकात में यहां पर रह लो। एंड दूसरा रिप्लाई भी सुन लो। And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path. But to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. इसको देखकर लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो हुई थी ना वो काफी फ्रेंडली फाइट थी। ये है भाई रियल कलेश। एक फुल फ्लेजेड वॉर के बाद नेतन्याहू की बेइज्जती पर बेइज्जतियां यहां पर करी जा रही है। एंड जेडी वैंस क्या अपने आप ये सब बातें बोल रहे हैं? डेफिनेटली नॉट। जेडी वैंस ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर बोल रहे हैं। इन शॉर्ट अगर जेडी वैंस ये कह रहे हैं नेतन्याहू को कि भैया पूरे वर्ल्ड में कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा सिवाय हमारे, तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। एंड दूसरी बात कि जो भी आर्म्स थे वो हमने दिए, जो भी पैसा था वो हमने दिया, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। यकीन नहीं आता कि थोड़े दिन पहले साथ में विक्ट्री की बातें ये लोग कर रहे थे। साथ में विक्ट्री नहीं, साथ में कलेश हो चुका है। अब देखो पीस डील का एमओयू यहां पर साइन हो चुका है, ब्लॉकेड ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हट चुका है। अब आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि क्या नेतन्याहू वापस एक वॉर छेड़ेगा या फिर नहीं, क्योंकि नेतन्याहू पूरी तरीके से फंसा हुआ है। अगर वॉर नहीं होगी तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर नेतन्याहू यहां पर फंसा होगा तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। आने वाले टाइम में क्या होगा ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।